प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पद परिचय पढ़ाने जा रहे हैं जो सीबीएसई बोर्ड के क्लास 10th के व्याकरण पार्ट में है। तो पद परिचय, पद होता क्या है? किसी भी शब्द का जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वह शब्द पद हो जाता है। तो चूंकि शब्द ही पद हो जाता है वाक्य में प्रयोग हो करके, तो सबसे पहले हम शब्दों को देखते हैं। तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। यह भाषा की स्वतंत्र इकाई है। प्रत्येक शब्द का निश्चित कोशीय अर्थ होता है। कोशीय मतलब शब्दकोश में प्रत्येक शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है। शब्दों के मेल से वाक्य बनता है, किंतु वाक्य में प्रयोग किए जाने पर शब्द पद बन जाता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द व्याकरणिक नियमों में बंधकर संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय आदि रूप में कार्य करते हैं। लिंग, वचन, कारक आदि पारस्परिक निर्भरता के कारण पद का रूप बदल जाता है। इन्हीं पदों का व्याकरणिक परिचय देना पद परिचय कहलाता है। तो पद परिचय के और भी कई नाम हैं। पद निर्देश, पद निर्णय, पद विन्यास आदि नामों से भी जाना जाता है। तो अगर पद परिचय की जगह पद निर्देश लिखा होगा, पद निर्णय लिखा होगा या पद विन्यास लिखा हो गया तो मतलब पद परिचय ही देना है। पद परिचय को समझने से पहले उसकी व्याकरणिक कोटियों को समझना जरूरी है। तो पदों की प्रमुख व्याकरणिक कोटि को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। सबसे पहले पद परिचय जो होता है वो पद परिचय दो प्रकार का होता है। पद को अगर हम अलग अलग करें तो दो हो गया, एक विकारी एक अविकारी। विकारी के अंतर्गत चार प्रकार होते हैं उसके अंग। पहला संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब विकारी क्या होता है? विकारी वह शब्द होता है जिस पर लिंग, वचन, पुरुष, काल के अनुसार परिवर्तन होता रहता है, उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी शब्द क्या होता है? अविकारी शब्द जिस पर लिंग, वचन और काल का कोई प्रभाव न पड़े। लिंग, वचन और काल के परिवर्तन होने से शब्द में कोई परिवर्तन न हो, वह उसे अविकारी शब्द कहते हैं। तो अविकारी शब्द है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुचय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। तो विकारी शब्द का सबसे पहला हम शुरू करते हैं संज्ञा पद। सबसे पहला है संज्ञा। विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो संज्ञा को पहले हम जानते हैं। जब इन सारे अंगों को जब हम उसके जानेंगे जब तक तभी पद परिचय संभव है, पद परिचय अच्छे से कर सकते हैं। तो सब जानने के लिए संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुचय बोधक और विस्मयादि बोधक और निपात। तो संज्ञा हम शुरू करते हैं जो विकारी का पहला पार्ट है। तो संज्ञा आप लोग जानते भी होंगे, मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा स्थिति, गुण या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। जैसे राधा, राम, हिमालय, आगरा, दिल्ली, आदमी, पेड़, करुणा, अहिंसा इत्यादि। तो संज्ञा के भेद भी जानना होगा। पद परिचय करते समय उसके भेद भी बताने होंगे, प्रकार बताना होगा। अगर संज्ञा है शब्द तो कौन सा प्रकार है उसका। तो संज्ञा के 3 प्रकार का होता है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध कराते हो, विशेष, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कुछ व्यक्ति का नाम देते हैं, अकबर, कबीर, राधा इत्यादि। प्राणियों के नाम ऐरावत, हनुमान। वस्तुओं के नाम नवभारत टाइम्स, हिमालय। और स्थान के नाम में अगर चलेंगे तो ये उसके अंतर्गत इटली, मेरठ इत्यादि। अब जातिवाचक संज्ञा को देखते हैं। तो जो संज्ञा शब्द एक ही जाति के विभिन्न व्यक्तियों, प्राणियों, स्थानों एवं वस्तुओं का बोध कराता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य,
पशु, पक्षी, नदी, पहाड़ इत्यादि। अब ये ध्यान ये रखना है कि अगर जातिवाचक संज्ञा, हमको लग रहा है कि कोई शब्द जातिवाचक संज्ञा है, तो अगर वो सही है तो तुरंत उसका व्यक्तिवाचक देखिए कि क्या है। अगर व्यक्तिवाचक लग रहा है कि ये संज्ञा है तो उसका तुरंत जातिवाचक संज्ञा सोचिए क्या है। अगर मिल जाता है तो सही हम समझे हैं, वरना गलत है। जैसे अभी हम एग्जाम्पल देते हैं जातिवाचक संज्ञा में, जैसे उदाहरण में है मनुष्य, तो मनुष्य का व्यक्तिवाचक क्या होगा? राम, श्याम, मोहन, राकेश इत्यादि। पशु, पशु में अगर जातिवाचक संज्ञा है तो तुरंत उसका व्यक्तिवाचक हो जाएगा। कौन सा पशु है? गाय है, बैल है, क्या है। इसी तरह से नदी की बात होती है, जातिवाचक संज्ञा है तो उसका व्यक्तिवाचक गंगा, जमुना, कावेरी, गोदावरी इत्यादि। अब हम देखते हैं जातिवाचक संज्ञा दो प्रकार की होती है। अगर उसके थोड़ा प्रकार पर हम ध्यान दें तो एक द्रव्यवाचक और एक समूहवाचक। द्रव्यवाचक में जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य, पदार्थ या धातु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिट्टी, पीतल, घी, चावल, तांबा, चांदी इत्यादि, ये द्रव्य है तो इसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। समूहवाचक संज्ञा दूसरा इसका प्रकार है, जातिवाचक का प्रकार। जिन संज्ञा शब्दों से किसी समूह या समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, भीड़, परिवार, सेना, कक्षा इत्यादि। इसमें भीड़ होगा, ग्रुप होगा। तीसरा प्रकार है भाववाचक संज्ञा। जो शब्द किसी गुण, दशा, भाव, अवस्था अथवा स्वभाव का बोध कराते हैं उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घृणा, क्रोध, ममता, भूख, थकावट, बुढ़ापा इत्यादि। तो ये तीनों प्रकार रहे। अब कुछ एक्सेप्शनल केस भी होते हैं इसमें, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा है लेकिन उसका जातिवाचक के रूप में प्रयोग हुआ है वो व्यक्तिवाचक, लेकिन वाक्य में प्रयोग करते समय वो जातिवाचक के रूप में प्रयोग किया गया है, तो उसे भी समझना जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि एक वस्तु या व्यक्ति का नाम उसके नाम का बोधक न होकर जैसे उसके गुण धर्म वाली सभी वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध कराता है, तब वह व्यक्तिवाचक होते हुए भी जातिवाचक बन जाती है। अभी हम उदाहरण देने जा रहे हैं जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है परंतु जातिवाचक के रूप में प्रयोग किया गया। जैसे आज भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, तो हरिश्चंद्रों का मतलब सत्यवादी, सत्य बोलने वाले जितने लोग हैं उनकी बात हो रही है, राजा हरिश्चंद्र की बात नहीं हो रही है। तो ये व्यक्तिवाचक है होते हुए भी जातिवाचक के रूप में प्रयोग हुआ है। उसी तरह से जयचंदो, देश को जयचंदों से सावधान रहना चाहिए। जयचंद मतलब देशद्रोही। तो यहाँ पर जयचंद व्यक्तिवाचक है लेकिन वाक्य में जब प्रयोग किया गया है तो उन जयचंदों की, उन देशद्रोहियों की बात हो रही है, तो यहाँ जातिवाचक के रूप में प्रयोग हो गया है। उसी तरह से विभीषण, विभीषण व्यक्तिवाचक है लेकिन इसका प्रयोग अगर हम ऐसे करते हैं कि वह तो विभीषण निकला, घर वालों को ही धोखा दे गया, तो घर का भेदी के रूप में जितने घर में का भेद बताते हैं दूसरे को, उनका प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो यहाँ जातिवाचक के रूप में प्रयोग हुआ है। इसी तरह से कुछ और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे जातिवाचक संज्ञा है लेकिन उसका व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग किया गया है। ऐसे भी कुछ केस मिलेंगे आपको, तो उसको देखिए। जैसे गांधी जी ने हरिजनों का उद्धार किया, तो यहाँ पर जातिवाचक है, गांधी जी ने हरिजनों का उद्धार किया, जातिवाचक संज्ञा होते हुए भी व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर गांधी जी मतलब महात्मा गांधी के लिए प्रयोग हुआ है। नेताजी, नेताजी बहुत लोग होते हैं, गांधी भी बहुत लोग होंगे, परंतु यहाँ गांधी जी महात्मा गांधी के लिए प्रयोग हुआ है, इसलिए जातिवाचक होते हुए भी व्यक्तिवाचक है। नेताजी, नेताजी बहुत लोग हैं, जातिवाचक है लेकिन उसके व्यक्तिवाचक में प्रयोग किया गया। नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो यहाँ सुभाष चंद्र बोस के लिए प्रयोग किया गया है, तो जातिवाचक होते हुए भी व्यक्तिवाचक है। उसी तरह से पंडित जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अब पंडित जी जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ पर पंडित जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात हो रही है, तो यहाँ व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग हो गया है। जातिवाचक है लेकिन व्यक्तिवाचक में प्रयोग किया गया। इसी तरह से कुछ भाववाचक संज्ञा है जिसका जातिवाचक के रूप में प्रयोग होता है।
भाववाचक संज्ञा है लेकिन होता है जातिवाचक के रूप में प्रयोग हुआ है। उसको देखिए, जब भाववाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयुक्त होती है, भाववाचक संज्ञा को अगर हम बहुवचन में प्रयोग करते हैं तो वह जातिवाचक हो जाती है। जैसे बुराई, बुराई भाववाचक संज्ञा है लेकिन बुराइयों बहुवचन में अगर उसको बदल देते हैं तो यह हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा। बुराइयों से बचो। आज देशों के बीच दूरियां समाप्त हो रही है। दूरी भाववाचक है लेकिन दूरियां बहुवचन कर दिया गया तो यह हो गई बहुवचन में प्रयोग होते ही ये जातिवाचक, भाववाचक से जातिवाचक हो जाएगी। उसी तरह से है वह सफलता की ऊंचाइयां छू रहा है, तो ऊंचाई भाववाचक है लेकिन ऊंचाइयां हो गया तो जातिवाचक। वह सफलता की ऊंचाइयां छू रहा है। तो इस तरह के भी कुछ केस आते हैं जो शब्द आपको समझना होगा। व्यक्तिवाचक होते हुए भी जातिवाचक है, जातिवाचक होते हुए व्यक्तिवाचक है, भाववाचक होते हुए भी जातिवाचक है। तो अब हम इस शब्द का पद परिचय देखते हैं। एक उदाहरण, पद परिचय कैसे करेंगे। अब संज्ञा को तो हम समझ लिए। अगर संज्ञा शब्द है, पहचान लिए, कोई वाक्य में शब्द पर नीचे अंडरलाइन किया गया है, अब पूछा गया इसका पद परिचय कीजिए, तो सबसे पहले हम पहचानेंगे कि क्या है शब्द। संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है, अव्यय है, निपात है, क्या है। तो अगर हम पहचान लिए कि संज्ञा है तो उसका क्या क्या बताएंगे पद परिचय के दौरान, उन बातों पर ध्यान दीजिए। अगर संज्ञा है तो उसका भेद बताएंगे, उसका लिंग बताएंगे, उसका वचन बताएंगे, कारक बताएंगे और क्रिया से संबंध बताएंगे। तो कुल कितने हो गए? संज्ञा के प्रकार, लिंग, वचन, कारक और क्रिया संबंध, 5 हो रहा है। लेकिन अगर कोई 3 भी अगर हम लिख देते हैं तो एग्जाम में पूरा नंबर मिल जाता है। तो आप लोग अगर 3 भी लिख दें, याद आता है 3 तो 3 भी लिख सकते हैं, 5 अगर है तो 5 लिख दीजिए। तो अब हम देखते हैं कोई एग्जाम्पल कैसे। वीरेश नदी में नाव चला रहा है। वीरेश नदी में नाव चला रहा है, एग्जाम्पल हम लेते हैं। इसमें अगर मान लीजिए वीरेश पर अंडरलाइन किया गया है तो वीरेश क्या है? संज्ञा है। कौन किस प्रकार की संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लिंग इसका कौन सा है? पुल्लिंग है। चला रहा है, रही है होता तब अलग होता, तो रहा है क्रिया से पता चल जाता है, तो पुल्लिंग है। एक वचन है, वीरेश अकेला है। चला रहे हैं नहीं होगा, बहुवचन नहीं प्रयोग किया गया क्रिया, तो एक वचन है। और कारक में कर्ता कारक है। नाव चलाने का काम कौन कर रहा है? वीरेश कर रहा है, तो कर्ता कारक। और फिर क्रिया से उसका क्या संबंध है? तो क्रिया का कर्ता है। ये 5 चीज़ बता दिया गया। उसी प्रकार अब इसमें दूसरा शब्द पर अगर मान लो अंडरलाइन किया गया नदी पर, तो नदी क्या है? यह भी संज्ञा है। ये जातिवाचक संज्ञा है, मैंने बताया था, क्योंकि व्यक्तिवाचक इसका क्या होगा? गंगा जमुना। अब वीरेश चूँकि व्यक्तिवाचक था तो उसका जातिवाचक लड़का होगा। तो नदी का देखते हैं अब। नदी जातिवाचक संज्ञा। लिंग स्त्रीलिंग, वचन एक वचन और कारक में अधिकरण कारक। कारक जो 8 प्रकार है उसको भी याद रखना होगा। तो उन 8 कारकों में से कोई भी कारक एक हो सकता है। तो यहाँ पर नदी अधिकरण कारक है। कर्ता ने कर्म को करण से आप लोग याद किए होंगे, उसी आधार पर इसको बताते हैं। नदी में अधिकरण में होता है तो अधिकरण कारक हो गया। इसके बाद है अगर अंडरलाइन किया गया है नाव, उसका पद परिचय देना है। तो नाव में क्या है? संज्ञा है, ये भी केवल हम संज्ञा का ही बता ही रहे हैं। संज्ञा है जातिवाचक। इसके बाद लिंग स्त्रीलिंग, वचन एक वचन और कारक में कर्म कारक। किसको क्रिया के साथ इसका क्या संबंध है? तो चला रहा है, क्रिया का ये कर्म है। कर्ता और कर्म भी बताना होता है, क्रिया के साथ क्या संबंध है। तो इस तरह से संज्ञा पद परिचय में पहला जो उसका अंग है संज्ञा, उसको हम लोग समझ लिए। उसका पद परिचय भी उदाहरण में समझे। इस तरह के और भी उदाहरण आप लोग बुक में, किताब में देखेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। और किसी तरह की समस्या हो तो निश्चित रूप से कमेंट करेंगे।